हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है कि जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके जितने भी एमडीसी मेजर और माइनर की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। जितना भी वीबीयू के प्रिस्क्राइब सिलेबस में है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपको फ्री में नोट्स भी मिल रहे हैं। तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहां पर हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लें और नोट्स का फायदा आप उठा सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या, सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए एमडीसी का जो हिस्ट्री पेपर है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। और आज ये पहला क्लास नहीं है, आज ये 9वां क्लास है और आज हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में क्विट इंडिया मूवमेंट को। आज हम लोग उस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर 8 क्लास आप नहीं देखे हैं या फिर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन 8 वीडियोस को आप सबसे पहले जरूर देखें। उन वीडियोस लेक्चर का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग का आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का अभी 5 मिनट मैं आपके लिए नोट्स लाया हूं। तो आपको पता है जैसा कि मैं सीधे नोट्स ला के सीधे एक एक लाइन रीड करके आपको समझाने में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं पहले आपको 5 मिनट या 10 मिनट उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता हूं। डिस्क्रिप्शन देने के बाद ही जो उसका लॉन्ग आंसर बन पाता है उस पर मैं आता हूं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर को आप ये तो नोट्स आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आप पहले इसका जो पृष्ठभूमि है उस चीज को आप समझें। जो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या बेसिक नेचर था उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ क्यों, किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, इसका जानकारी हम लोग को लेना है। तो आप सुने होंगे कि आपका जो क्रिप्स मिशन था वो भारत आया था। ठीक है, जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे वो भारत आए थे कुछ अपना प्रस्ताव लेके। तो जैसे कि छोटा सा संक्षिप्त इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इसी का जो फेलियर है, जो क्रिप्स मिशन का जो फेलियर हो जाएगा, उसी के वजह से ही भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी को उठाना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन जो आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स जिसके हेड थे वो लेके आए थे रिपोर्ट में। तो उनके रिपोर्ट में क्या था कि जैसे ही आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, जैसे ही आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो जो ब्रिटेन है वो यहाँ के लोगों को क्या देगी, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देगी। दूसरा, यहाँ के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं। दूसरा बात ये था रिपोर्ट में। तीसरा था कि यहाँ के जो भी राजा रजवाड़े हैं वो चाहे तो जो भारतीय संविधान बनेगा उसमें वो हिस्सेदारी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तीसरा था कि भारत अगर चाहे तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो सकती है या नहीं हो सकती है, उससे खुद ब खुद वो बाहर हो सकती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे क्रिप्स मिशन के जो स्टेफर्ड क्रिप्स जी लेके आए थे अपने रिपोर्ट में। लेकिन इससे बहुत सारे कांग्रेसी और गांधी जी खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि ये सब बात कब करने का बात किया जा रहा था, तो ये सब बात करने का बात किया जा रहा था विश्व युद्ध के बाद। तो इसी चीज को, जो स्टेफर्ड क्रिप्स का रिपोर्ट था, उसी चीज को गांधी जी किस नाम से इसको बोले हैं? इसको बोले हैं पोस्ट डेटेड चेक। मतलब तुम आगे के बारे में बोल रहे हो कि हम तुमको आगे देंगे, भारतीयों को तुम बोल रहे हो कि तुम ये सब चीज जो सुविधा है भारतीयों को तुम आगे दोगे, तो भारतीयों को पोस्ट डेटेड चेक नहीं चाहिए। आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता था। तो एक तरह से अंग्रेज जो है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व युद्ध में भारतीयों का हिस्सा करवाने के लिए भारतीयों के साथ वो छल कर रहे थे। हो सकता है कि जो भी वो रिपोर्ट में लेके आए थे वो नहीं देते, उसका एक भी पॉइंट भारतीयों को नसीब नहीं होता। ठीक है, तो जो ये था आपका जो क्रिप्स मिशन था, उसको तो कांग्रेस वाले भी नकार दिए थे, गांधी जी भी नकार दिए थे, जवाहरलाल नेहरू भी नकार दिए थे। तो हुआ क्या, क्रिप्स रिपोर्ट के फेलियर होने से जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिशर्स के हेड थे,
जो प्रधानमंत्री थे या वायसराय थे उस समय के, उन लोग में बहुत ही उत्तेजित हो गए उन लोग कि हम लोग का रिपोर्ट को फेलियर कर दिया, अगर भारतीय लोग नहीं साथ देंगे तो हम लोग कैसे हराएंगे। क्योंकि उस समय विश्व युद्ध के दौरान जापान भी ऐसा लग रहा था कि भारत पर हमला कर देता, क्योंकि वो भारतीयों पर हमला नहीं करता लेकिन उसका गुस्सा था अंग्रेजों पर। तो अंग्रेजों को हराने के लिए, जैसा कि वो बर्मा में अपना कब्जा कर चुका था, कौन, जापान, तो अंग्रेजों को हराने के लिए हो सकता था कि उसका आक्रमण भारत पर हो जाए। तो इस चीज का भी डर गांधी जी और कांग्रेस को था। ठीक है, तो गांधी जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी उत्तेजित हो गए और अंग्रेज तो पूरा ही उत्तेजित थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस पर क्या हुआ, शुरुआत में जब गांधी जी बोले, अब आप देखेंगे जैसे कि गांधी जी का तो दो पहले का मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट, एक आपका हो गया इसके पहले सविनय अवज्ञा और उसके पहले असहयोग आंदोलन। उसमें गांधी जी का रुख थोड़ा शांत प्रवृत्ति का था, लेकिन इधर क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी अशांत प्रवृत्ति के थोड़े से दिखने लगे और लोगों को एक नारा भी देके गए, करो या मरो का, डू और डाई का। तो आप देखेंगे जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसे करो या मरो आंदोलन भी बोला जाता है, अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। तो इस चीज का और हम लोग समझते हैं और इसको डिटेल में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आंसर पे मैं आऊंगा, ये सब बातें मैं जो बोल रहा हूं सब क्वेश्चन आंसर में है। ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें, आप पहले चीज को समझें। तो जैसे ही सबसे पहले क्या होता है, 7 या 8 अगस्त को कांग्रेस, आप देखेंगे कि वर्धा में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका प्रपोजल रखा जाता है। तो पहले कांग्रेसी तैयार नहीं होते हैं, तो गांधी जी बोलते हैं अगर कांग्रेस इस बात को लेकर तैयार नहीं होती है तो हम लोग जो मतलब मैं गांधी जी एक नया पार्टी, एक उससे भी कांग्रेस से बड़ा पार्टी मैं यहाँ पर स्थापित कर दूंगा। ठीक है, तो कांग्रेस वाले इससे थोड़े से घबरा गए, डर गए। तो कांग्रेस वाले भी अब क्या देने लगे, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव जो था उसको पारित करने में अपना हामी भरने लगे। तो आप देखेंगे कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव जो है वो पास हो गया। मतलब उस दिन से कहानी जो है वो शुरुआत हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट का। गांधी जी बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में आप देखेंगे भाषण देते हैं लगभग 70 से 75 मिनट का, और उन भाषणों में वो आप देखेंगे लोगों को ज्यादा उत्तेजित करने वाला, मतलब अंग्रेजों को यहां से भगाने वाला भाषण ज्यादा देते हैं वो। ठीक है, वो अब पहले बोलते थे कि सब चीज का बॉयकॉट करना है, अब वो इन भाषणों में क्या बोल रहे हैं, अब वो इन भाषणों में बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूल को ना छोड़ें, और अगर छोड़ते हैं तो हमेशा के लिए छोड़ दें, ये उनका कहना था। दूसरा, जो सरकारी अफसर हैं, जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वो सरकारी दफ्तर ना छोड़ें, वो दफ्तर में रह के ही कांग्रेस का सहयोग करें। ठीक है, तो ये सब कुछ मुख्य बातें वो अपने स्पीच के दौरान लोगों तक रखे थे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये मूवमेंट पास हो जाता है तो देशव्यापी गांधी जी के दौरान ये पास किया गया, तो ये देश व्यापक तो होना ही था। तो देश व्यापक होते ही अब क्या होता है, अंग्रेजों के मनों में डर आ जाता है कि अब हम लोग को हो सकता है यहां से अब भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। तो उन लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन जीरो आर चलाते हैं दूसरे ही दिन। ठीक है, दूसरे ही दिन आंदोलन स्टार्ट होने के नेक्स्ट दिन ही ये लोग ऑपरेशन जीरो आर चलाते हैं। ऑपरेशन जीरो आर में ये लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रमुख नेता थे, जैसे गांधी जी हो गए और सरोजनी नायडू हो गई, जवाहरलाल नेहरू हो गए और आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए, अबुल कलाम आजाद हो गए, सबको ये लोग अलग अलग जेलों में रखना प्रारंभ कर देते हैं, सबको जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन उस समय के बाद भी कम से कम 1 साल तक ये आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद जो अंग्रेजी दमनकारी नीति थी उससे इस आंदोलन को क्या कर दिया गया, शांत कर दिया गया। तो अंग्रेजी दमनकारी नीति जो थी वो तो हम लोग अभी देखेंगे ही, और इस मूवमेंट को शांत कर दिया गया। 1 साल में ये मूवमेंट बहुत ढीला पड़ गया, लेकिन उसके अंतर्गत भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंडरग्राउंड इस जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका साथ दे रहे थे, अंग्रेजों से बच के साथ दे रहे थे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, उषा मेहता, ये एक रेडियो स्टेशन, ये लोग का ग्रुप जो था ये रेडियो स्टेशन पर ही कब्जा कर लिया था कि लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाए।
अरुणा असफ अली, जेपी नारायण, ये सब क्या कर रहे थे, अंडरग्राउंड होके साथ दे रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये लोग अंग्रेजों को यहां से निकालने में भारतीयों का क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। साथ ही साथ बहुत सारे और आंदोलन चल रहे थे, लेकिन हम लोग का मुख्य है अभी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस पर हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं। तो ये इसका पृष्ठभूमि था। उम्मीद है आपको ये जो 10 मिनट का लेक्चर मैंने अभी दिया वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और जो उत्तर है उसका, उस पर हम लोग एक एक लाइन पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, डेट क्या होगा भाई, भारत छोड़ो आंदोलन का डेट क्या होगा, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा, तो होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। वायसराय कौन होंगे, पता है, इसके पहले आपको लिन लिथगो थे, ठीक है। चलिए, तो आप बुक्स भी पढ़ा कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको गेन होगा, तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और क्या क्या बातें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मैंने आपको नहीं बताया, जो या छूट गया बोलते बोलते मेरे से, उसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो जो मैंने बात बताया वो सब कुछ आपके इसमें लगभग लिखा हुआ ही है, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। तो आपको पता है क्रिप्स मिशन को यहाँ के लोग, यहाँ के जो नेता थे, गांधी जी थे, वो क्या कर दिए, नकार चुके थे कि हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा पोस्ट डेटेड चेक जो बाद में हो कि ना हो इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि इससे प्रकट हो गया था कि अंग्रेज स्वतंत्रता की समस्या टालकर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित करना चाहते थे। अब ये बड़े नेताओं को पता था, अंग्रेज इतना बार धोखा दे चुके थे कि कोई बच्चा भी समझ जाता कि जो प्रस्ताव रखे हैं वो सिर्फ दिखावा है, जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा फिर लोग अपना प्रस्ताव क्या है कैंसिल कर देंगे और कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा इन लोग का मानना था, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार किए जाने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने गांधी तथा कांग्रेस पर हिंदूवादी तथा निरंकुशता का जामा पहनाने का दुष्प्रयास किया। अब देखिए क्या इल्जाम लगा रहे हैं, अभी लोग फिर से डिवाइड एंड रूल करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस, ठीक है, अब देखिए कांग्रेस, जो कांग्रेस थी उसके साथ साथ एक और पार्टी चल रही थी पैरेलल में, कौन, मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस को पसंद बिल्कुल नहीं करती थी, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए था, अपना एक अलग से देश, अपना एक अलग से प्रांत चाहिए था, ठीक है। आगे हम लोग देखें इसमें, तो इसमें हुआ क्या, तो गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जो अंग्रेज थे वो क्या बोलने लगे कि ये हिंदूवादी हो गए हैं, ठीक है, ये हम लोग का जो कार्य है, जो हम भारतीयों का सुविधा हम लोग प्रदान करना चाह रहे हैं, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं। तो ये लोग दुष्प्रचार करने लगे किसके बारे में, कांग्रेस और गांधी जी के बारे में, ठीक है। एक और युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और बढ़ती कीमतों ने जनता के असंतोष को बढ़ा दिया था। ये कोई भी कॉमन सा बात है, कहीं भी युद्ध होता है और युद्ध के जहां पर युद्ध हो रहा है उसके अगल बगल जो भी कंट्री और स्टेट्स हैं वहां पर आपको सामानों की कीमतों में वृद्धि मिलेगी, वहां क्योंकि वहां पर सामान का किल्लत हो जाता है तो अर्थव्यवस्था वहां का डगमगा जाता है, ठीक है। आगे, एक और युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और बढ़ती कीमतों ने जनता के असंतोष को बढ़ा दिया था तथा दूसरी ओर जैसे जैसे जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गई, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि जो जापानी फौज थी वो अंग्रेजों पर हमला करने के लिए कभी भी भारत पर हमला कर सकती थी, उनको भारतीयों से कोई लेना देना नहीं था, उनको अंग्रेज को हराना था, ठीक है। और अंग्रेज कहां पर थे उस समय, उनके नजदीक भारत में, और बर्मा में थे, तो बर्मा पर ये लोग कब्जा कर चुके थे, ठीक है।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो दूसरी ओर जैसे जैसे जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गईं, जापानी विजय का भय जनता और नेताओं को त्रस्त करने लगा। तो जापानी विजय मतलब, अब देखिए, जापान विजय होते चाहे नहीं होते, लेकिन लोग मरते, वहां की अर्थव्यवस्था डगमगाती, वहां की मतलब भारत की, तो भी दिक्कत होता। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें, इन परिस्थितियों ने कांग्रेस को अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की मांग और मजबूत कर दी। तो कांग्रेस यहां पर क्या करने लगे, इन परिस्थितियों, कौन सी परिस्थिति, जो जापान भारत पे हमला कर रहा था उस परिस्थिति के बारे में यहां पर बात किया गया है। तो एक और युद्ध के दौरान वस्तु की कमी और बढ़ती कीमतों ने जनता के असंतोष को बढ़ा दिया, तथा दूसरी ओर जैसे जैसे जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गई, जापानी विजय का भय जनता और कांग्रेस को सताने लगा कि यहां का अर्थव्यवस्था क्या होगा, डगमगा जाएगा। ठीक है, इन परिस्थितियों ने कांग्रेस को अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए एक सक्रिय संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जब जो परिस्थिति हुआ, यहां पर कांग्रेस से भी पहले ये सब परिस्थिति से ज्यादा चिंताजनक कौन थे, गांधी जी। ज्यादा चिंताजनक गांधी जी थे कि ये सब परिस्थिति आता है तो यहाँ के लोगों को बहुत भुगतना पड़ेगा, बहुत मुश्किलों की दौर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इन परिस्थितियों ने कांग्रेस को अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए एक सक्रिय संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अब यहीं से जो आपका लिखा हुआ है स्टेटमेंट, यहीं से मांग होता है कि अब तुम भारत छोड़ के ही चले जाओ, वही अच्छा है। ठीक है, गांधी जी का भी मानना था, और यहाँ जो कांग्रेस लीडर थे शुरुआत में तो तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में फिर तैयार हो गए। ठीक, आगे अगर हम लोग देखें, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया। अब ये इतना आसानी से वर्धा में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, पहले गांधी जी बोले कि अगर कांग्रेस साथ नहीं देती है तो हम एक नया पार्टी कांग्रेस से भी बड़ा यहां पर स्थापित कर देंगे, तब कांग्रेस मानी है। और यहां पर 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी ने वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अंग्रेजों को भारत से चले जाने को कहा गया, तथा यदि यह अपील स्वीकृत नहीं होती है तो कांग्रेस एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो जाएगी, ये कांग्रेस का कहना था। ठीक है, तो अगर ये प्रपोजल पास नहीं होता, जो प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल, जो ये रखे थे कांग्रेस वाले कि हम लोग को अब क्या चाहिए, अब हम लोग को अपना देश चाहिए, इस अपील को अगर वो नहीं मानते, कौन, ब्रिटिशर्स, तो कांग्रेस यहां पर क्या करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेगी। आगे अगर हम लोग देखें तो फिर हुआ क्या, 14 अगस्त के बाद 14 जुलाई के बाद क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को, अंडरलाइन करेंगे इस डेट को, इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। तो हुआ क्या, बंबई के किस मैदान में, तो ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, यहां पर गांधी जी कितना मिनट का भाषण देते हैं, अप्रॉक्स 70 मिनट का भाषण देते हैं गांधी जी, इसके बारे में मैंने शुरुआत में ही चर्चा कर दी है। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष चलाने का फैसला किया गया। तो 8 अगस्त को गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है, सभी गांधी जी की इस बात को मानते हैं सभी कांग्रेसी, और उस दिन लोग प्रण करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक अहिंसक जन संघर्ष चलाने का उन लोग फैसला करेंगे। इस फैसले के साथ ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया है। ये एग्जाम में अभी भी इतना आसान क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, डू और डाई। ठीक है, करो या मरो। अब ये क्या, ये करो और मरो का नारा अहिंसक है कि हिंसक है, तो ये हिंसक कहीं भी नहीं है, ये अहिंसक है। यहां पर ये थोड़ी लिखा है मारो और मरो, ठीक है, ये करो और मरो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखें, और गांधी जी और स्टेटमेंट क्या देते हैं, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे कि वो दूसरा स्टेटमेंट क्या दी, तो सब जानते हैं करो या मरो। दूसरा स्टेटमेंट दिए हैं, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे। ठीक है,
आगे हम लोग देखें, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रखेंगे। मतलब जो हम लोग के साथ शोषण हो रहा है, जो यहाँ के लोग पीड़ित हैं अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी नीति चल रही है, उस पर हम लोग जी नहीं सकते। ये गांधी जी का कहना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 9 अगस्त, अब देखिए 8 अगस्त को तो पारित हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब 9 अगस्त को क्या होता है? अब देखिए 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी जी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे ही 8 अगस्त को पास होता है, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, वैसे ही दूसरे दिन अंग्रेज डर से सभी बड़े नेताओं को क्या करते हैं, ऑपरेशन 0R के तहत सबको जेल में डालना प्रारंभ कर देते हैं। तो कौन कौन से नेता को वो जेल में डालते हैं? अगर हम लोग चर्चा करें कौन कौन से नेता हैं जिनको जेल में डालने का, तो आप देखेंगे कि गांधी जी को और महादेव देसाई, इन्हीं के सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। ठीक है, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी, ये सबको कहां पर रखा गया? तो आगा खान पैलेस में बंदी बना के नजरबंद करके रखा गया। ठीक है, इससे पहले गांधी जी को यड़वड़ा जेल में रखा गया था। ठीक, और आप देखेंगे बाकी जो लीडर्स थे उनको कहां रखा गया भाई? बाकी जो लीडर्स थे उनको कहां रखा गया? तो जैसे जो जवाहरलाल नेहरू है उनको भी जेल हुआ। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, इनको भी जेल हुआ। ठीक, अबुल कलाम आजाद, इनको भी जेल हुआ। जो प्रमुख नेता थे सबको जेल में डाल दिया जा रहा था। ठीक है, और आप देखेंगे जेपी नारायण, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहां इनको रखा गया था? हजारीबाग जेल में, हजारीबाग सेंट्रल जेल। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को कहां रखा गया था? अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो और राजेंद्र प्रसाद को और इनको बांकुरा में और उनको बांकेपुर में रखा गया था। तो ये सब जहां जहां पर सबको रखा गया था, ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अन्य जो कांग्रेसी थे उनको कहां रखा गया? तो अहमदनगर का किला में, अहमदनगर का जो किला था उसमें उन लोगों को नजरबंद करके रखा गया था, अहमदनगर। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग कहां थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि सबको जेल में पकड़ के डाल दिया गया। तो आप देखेंगे तो 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी जी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां, कांग्रेस को कैसा संस्था घोषित कर दिया गया है? गैर कानूनी। इन गिरफ्तारियों की खबर ने पूरे देश में जन आक्रोश की एक अभूतपूर्व लहर उत्पन्न कर दी। होना ही था। अब बड़े बड़े नेता, यहां तक कि गांधी जी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जेल में डाल दिया गया है, तो जन आक्रोश तो होना ही था, उत्पन्न हो गई। देश में विप्लव की स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब भय। हर जगह विरोध में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हो रहा था। मतलब अब हर जगह छोटा छोटा आंदोलन, वो भी हिंसक आंदोलन ज्यादा हो रहा था। ठीक है, उठ खड़ा हुआ, जिसमें जनता का अभी तक दबा हुआ ज्वालामुखी भड़क उठा। ठीक है, हिंसक हो गए सब लोग, होंगे ही जब बड़े बड़े नेता चले गए। देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसमें गांधी जी बोले थे ये स्वतः आंदोलन है, ये आंदोलन का लीडर कौन है? खुद जनता है। इसलिए जनता अब क्या कर रही है? कुछ भी कर रही है, कहीं भी आग लगा रही है, कहीं भी कुछ भी कर रही है। ठीक है, कहीं भी किसी को मार दे रही है। पूरे देश में कारखानों, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और काम बंदी हुई।
जनता पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाई गई। बहुत व्यापक ये इसमें मौतें हुई हैं। बार बार की गोलीबारी और दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने पुलिस थानों, डाक थानों, रेलवे स्टेशनों आदि ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमले किए, उनको जलाए, उनको निस्तनाबूद कर दिए। तो अंडरलाइन कर लेंगे, पुलिस थाने, डाक खाने, रेलवे स्टेशन आदि। ठीक है। सरकार ने भी दमन चक्र चलाया, सैकड़ों व्यक्तियों इसमें मारे गए, हजारों जेल में डाल दिए गए। अब सरकार के विरुद्ध आप काम करेंगे तो आपको जेल में वो डालेगा ही, वो भी अंग्रेज जैसा सरकार रहे तो डालेगा। ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, लेकिन अगस्त के लगभग मध्य से आंदोलन का केंद्र ग्रामीण क्षेत्र हो गया। तो जैसे ही ये बाकी जो लीडर्स लोग थे जो सेंटर में थे वो उनको जेल हो गया, और तो अब ये जो मूवमेंट था वो कहां चला गया, अब ये मूवमेंट चला गया ग्रामीण इलाके में। जुझारू विद्यार्थी बनारस के, पटना के और कटक जैसे केंद्रों से गांव में फैल गए। तो यहाँ के लोग क्या किए, सब गांव में फैल के इस मूवमेंट को जारी रखे हुए थे। उन्होंने बड़े स्तर पर संचार साधनों को नष्ट किया। तो संचार साधनों मतलब रेडियो स्टेशन नष्ट किए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और रेडियो स्टेशन में आप एक नाम याद रखेंगे, क्या, उषा मेहता। उषा मेहता, इस नाम को आप याद रखेंगे। ठीक है, नष्ट किया। और गोरों की सत्ता के विरुद्ध किसान विद्रोह का भी नेतृत्व लोग किए हैं। यहाँ पर पीजेंट रिवॉल्ट भी हुआ है कुछ। ठीक है। उत्तरी और पश्चिमी बिहार और पूर्वी संयुक्त प्रांत बंगाल में मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उड़ीसा के कुछ हिस्से आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे हैं। ठीक है। तो कौन कौन से केंद्र हैं आपका, खास करके जो आपका मिडिल पोर्शन है भारत का, वो जैसे बिहार और पूर्वी संयुक्त प्रांत, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आप मिडिल वाला पोर्शन, ये खास करके मिडिल और थोड़ा सा साउथ की तरफ आप देखेंगे तो ये ज्यादा व्यापक यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। और उसमें से प्रमुख केंद्र कौन कौन है, तो बलिया, तमलूक, सतारा आदि अनेक स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना की गई, जो प्रायः दीर्घजीवी सिद्ध नहीं हुई। ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पर क्या हुआ, इसके जगह समांतर सरकारें बनी है, लेकिन इन लोग उतना ज्यादा कारगर नहीं हुई। ठीक है, सरकारें बनी है, लेकिन कांग्रेस ऐसा कार्य करना, कांग्रेस बहुत व्यापक उसका पहुंच था लोगों के बीच। तो ठीक है, समांतर सरकार बनी है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, आदि अनेक स्थानों पर समांतर सरकारें की स्थापना की गई, जो प्रायः दीर्घजीवी सिद्ध नहीं हुई है। ठीक है। आगे हम लोग अगर देखें, पुलिस और सेना की गोलीबारी में देखिए 10,000 से अधिक लोग मारे गए। कितनी मौतें हुई है देश को आजाद कराने में, क्विट इंडिया मूवमेंट में ही 10,000 लोग, ठीक है, मारे गए हैं। 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। सरकार अंततः आंदोलन को कुचलने में सफल रही है। तो धीरे धीरे जो ये आंदोलन, अब इतने लोग मारे जाएंगे, बेखौफ मारे जाएंगे, तो आंदोलन कोई भी डर से आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। 1942 का ये आंदोलन वास्तव में बहुत संक्षिप्त रहा, बहुत संक्षिप्त रहा, परंतु इसका महत्व इस बात में था कि इसमें दिखाया कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएं किस गहराई तक है। तो इसमें ये तो क्लियर हो गया, देखिए एक ही दिन में सबको जेल में डाल दिया गया। तो ये बहुत ज्यादा व्यापक, इन लोगों के द्वारा जिनको जेल में डाला गया उनके द्वारा बहुत व्यापक कार्यक्रम नहीं करवाया जा सका। लेकिन यहाँ तक जो लोग थे, छोटे छोटे लोग थे, बच्चे थे, स्कूल के, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, किसान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत कूट कूट के भरी हुई हैं, और जनता संघर्ष और बलिदान की कितनी बड़ी क्षमता प्राप्त कर चुकी है। तो ये यहां पर लिखा हुआ, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे, किस गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थी और जनता संघर्ष और बलिदान की कितनी बड़ी क्षमता प्राप्त कर चुकी थी। इस आंदोलन में अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन हम लोग ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग जनता के विरुद्ध अगर ज्यादा देर तक रहें तो अब यहां पर शासन करना संभव नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें तो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम प्रगति एवं परिणाम, तो ये आपका हेडिंग है छोटा सा। तो इसमें गांधी जी को, सिर्फ गांधी जी का इसमें हम लोग बात करेंगे कि 1942 ईस्वी में
महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम, प्रगति एवं परिणाम। ठीक है, अगर ये सिर्फ यही क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही लिखेंगे, पीछे का पूरा कहानी आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हुआ। सबको पता है आरंभ क्या होगा, यहाँ पर सबको जेल में डाल दिया गया। इसके आरंभ होने का कारण यह था कि दूसरे महायुद्ध में जापान ने बर्मा पर अधिकार कर लिया था। इससे भय उत्पन्न होने लगा कि जापान अंग्रेजों को हानि पहुंचाने के लिए भारत पर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, यह भी एक इसका व्यू पॉइंट था। इस समय कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया। आपको पता है 8 अगस्त को प्रस्ताव पास करने के अतिरिक्त कांग्रेस की बैठक में यह निश्चय किया गया कि भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता से कम कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस प्रस्ताव को पास करने पर क्या यहाँ पर बात किया गया है, तो अंडरलाइन कर लेंगे इस चीज को। तो प्रस्ताव पास करने के अतिरिक्त कांग्रेस की बैठक में यह निश्चय किया गया कि भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता से कम कोई भी चीज आप स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग को चाहिए अब क्या, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तुम लोग टोटल यहां से चले जाओ। प्रस्ताव पास होने के दूसरे ही दिन सारे नेताओं को बंदी बना लिया गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। परिणाम स्वरूप जनता भी भड़क उठी, लोगों ने सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों को लूटना जलाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़ी कठोरता से काम लिया। असंख्य लोगों को जेलों में डाल दिया गया। सारा देश एक जेल खाने के समान दिखाई देने लगा। बहुत सारे लोगों को जेल में डालना उस समय प्रारंभ कर दिए थे अंग्रेज लोग। फरवरी 1943 ईस्वी तक भारत छोड़ो आंदोलन बड़ी सफलता से चलते रहा। तो आप देखेंगे लगभग आधा या 8 महीना ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो लगभग चलते रहा, परंतु कुछ समय पश्चात सरकार की दमन नीति के कारण यह आंदोलन शिथिल पड़ गया, ढीला पड़ गया आंदोलन। और धीरे धीरे कोई भी आंदोलन अगर ढीला पड़ता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने यह बात भली भांति जान ली थी कि जनता में असंतोष कितना व्याप्त था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण, अगस्त क्रांति के कारण, डू और डाई जो क्रांति हुई थी उसमें ये अंग्रेज लोग जान गए थे कि अब मुश्किल है यहाँ पर लोगों के विरुद्ध काम करके यहीं पर रहना। ठीक है, इस चीज को भनक उनको लग गया था, किनको, अंग्रेजों को। सरकार समझ गई कि भारतीय जनता अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहती है और वह इसे प्राप्त करके ही रहेगी। ठीक है, यह अंग्रेज लोग का सोचना था। क्या सोचना था? सरकार समझ गई थी कि भारतीय जनता अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहती है और वह इसे प्राप्त करके ही रहेगी। सरकार ने निसंदेह आंदोलन को कुचल दिया। तो सरकार क्या की, तुरंत इस आंदोलन को खत्म कर दिया। आपको पता है सबको जेल में डाल दिया गया, परंतु वह स्वतंत्रता की भावनाओं को ना कुचल सकी। अब स्वतंत्रता की भावना कैसा होगा, इसको तो कुचलना मुश्किल है। अब एक किसी के अंदर देश प्रेम है तो इसको आप कैसे कुचल सकते हैं, नहीं कुचला जा सकता ना। आगे परिणाम स्वरूप आंदोलन की समाप्ति के 3 वर्षों के बाद ही उन्हें भारत को स्वतंत्र कर देना पड़ा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था आपका? तो 1942 में, 1942-43। ठीक है, तो इसके और 3 या 4 वर्षों में भारत को आजादी उन्हें देनी पड़ी। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो उनका अलग अलग मत है इस क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो उन अनेक मत को अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अनेक अनेक जो राजनीतिक थे, राजनीतिक दल के जो दृष्टिकोण से अलग अलग जो मत आया है वो क्या है। ठीक है, बस खत्म हो गया है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा खत्म। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति विभिन्न राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, एज अ क्वेश्चन इसको आप ले सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति विभिन्न राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन विस्तार एवं प्रभाव की दृष्टि से एक व्यापक जन संघर्ष था, सबको पता है। इसके बावजूद इस आंदोलन को लेकर विभिन्न दलों में अंतर्विरोध दृष्टिगत होता है। तो आप देखेंगे अब अनेक राजनीतिक दल हैं तो सबका मत तो बराबर नहीं हो सकता, एक समान नहीं हो सकता, सब में समरूपता नहीं हो सकती। इसलिए विभिन्न दल का जो विरोध था वो अंतर्विरोध, अपने में अलग अलग लोगों का मत था, दृष्टिकोण था।
स्वयं कांग्रेस के नेताओं के विचार अलग अलग थे। आपको मैंने जैसे ही बताया, शुरू में कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं थी, बाद में तैयार हुई। ठीक है। प्रारंभिक दौर में जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जैसे नेता इस आंदोलन से सहमत नहीं थे। देख लिया आपने। वे आंदोलन हेतु स्थिति को अनुकूल नहीं मानते थे, जबकि गांधी जी लोगों में व्याप्त असंतोष का इस्तेमाल कर जन सहयोग आधारित अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहते थे। क्लियर है ये चीज? ये सब चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं सिर्फ यहाँ पर दिखा दे रहा हूं कि आप लिखेंगे क्या, क्योंकि लिखना मेन आपको लिखना है। कहानी तो आप सुन ही लेंगे, मेन है आपको लिखना। ठीक है। नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, उसका चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण के बाद, तो जर्मनी किस पर हमला कर दिया था? रूस पर। तो रूस पे कैसा था वहां पर? कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट आप बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी। तो पर आक्रमण के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति रखने लगी। तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जो मित्र राष्ट्र थे उनके प्रति क्या रखने लगी? सहानुभूति रखने लगी। अतः उसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया। तो इस चीज को आप जरूर अंडरलाइन करेंगे। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो मित्र राष्ट्रों के प्रति क्या रखती थी? सहानुभूति। और वो किसका साथ देती थी? ब्रिटिश सरकार का सहयोग करती थी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कम्युनिस्ट नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन का साथ देते थे। मैंने बोला ना, सब ही राजनीतिक दल में कुछ नेता देते थे, कुछ नेता साथ नहीं देते थे। ठीक है। आगे हम लोग देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया। इसके विपरीत स्थानीय कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर सक्रिय भूमिका निभाई। तो कुछ कम्युनिस्ट नेता ऐसे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर एक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे भारत को आजादी दिलाने में। बहुत सी जगहों पर समाजवादी नेताओं ने भी इस आंदोलन का क्या दिया है? साथ दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो समाजवादी नेताओं ने भी इसका बहुत सारे क्षेत्रों में साथ दिया है, नेतृत्व किया है। मुस्लिम लीग, आप ही बता दीजिए, मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का साथ देगी? नहीं देगी, क्योंकि उसका साथ कौन दे रहा था? कांग्रेस। भारत छोड़ो आंदोलन कौन स्टार्ट किया? कांग्रेस। तो कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम लीग है, तो कभी साथ नहीं देगी। तो मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध थी। युद्ध के बाद लाभ प्राप्त करने की रणनीति के तहत कौन? युद्ध के बाद किसको लाभ पहुंचाने का अंग्रेज लोग झूठा वादा किए थे मुस्लिम लीग को, उसी के बहकावे में ये थी कि तहत लीग ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। अभी लोग लालच में आ गए कि ब्रिटेन इन लोग का सब बात मान जाएगा, तो मुस्लिम लीग जो थी वो इस आंदोलन का, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसका ये पुरजोर विरोध कर रहे थे। आगे आप देखेंगे प्रतिक्रियावादी दल, ये भी एक दल था जो उस समय सक्रिय था। प्रतिक्रियावादी दल भी युद्ध के बाद लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इस आंदोलन के विरुद्ध था। तो बहुत सारे लोग इसके विरोध में थे, बहुत सारे लोग इसके साथ दे रहे थे। एक साल में ये जो आंदोलन था वो धीरे धीरे ढीला पड़ गया, क्योंकि एक क्या था, स्वतः आप इसके नेता हैं, इसका कोई भी मेन लीडर नहीं था। एक जो रास्ता दिखाने वाला होता है, इसमें कोई नहीं था। गांधी जी एक दिन आए, स्पीच दिए, सबको बोले ये आंदोलन स्वतः आप संभालिए, आप अपने लीडर हैं, आप अपना अपना जगह को संभालिए। तो इस तरीके से इसका कोई मेन लीडर ना होने के कारण अंग्रेजों को आसानी हो गई कि इसको आप, जितना भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको आप इसका दमन कर सके, इसको दबा पाए। और वो दबाने में एक साल में कामयाब भी हो गई, क्योंकि वो पहले ही और दूसरे दिन क्या की, जितने भी बड़े नेता थे उसको वो जेल में डाल दे रही थी। ठीक है। तो ये था आपका टोटल क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो मिलेंगे उसमें हम लोग इसके आगे का देखेंगे कि आजादी तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं, या उसके आगे का भी हम लोग देखेंगे, आजादी के बाद का क्या स्थिति थी। ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।